हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनयू एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री 2018 की क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 40 तक के। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर के 20 तक को सॉल्व किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है रेफ्रिजरेटर वाला नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक कंप्रेसर है, कूल्स करता है रेफ्रिजरेटर which discard heat to surrounding at a 30 degree centigrade. The compressor is designed for the maximum electric power of 100 watt. The heat load on the refrigerator is 375 watt. The minimum temperature that can be maintained in this refrigerator. तो आप जानते हो कि रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल है ये जस्ट रिवर्स होता है आपके नॉर्मल कार्नोट इंजन से। तो मान लो हमारे पास ये है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि हम एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी होगी, यहाँ से हम इसको जो है ये सपोज यहाँ से लोड दे रहा है, ये देखो 375 वाट का लोड दे रहा है। तो ये एक तरह से पावर है। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, मतलब पर सेकेंड में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये एक तरीके से इसका क्यू हुआ। तो ये मान ले रहा हूं मैं Q1। तो Q1 इज इक्वल टू है आपका कितना, 375, ठीक है। ये एनर्जी हो जाएगी जूल में। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि इसमें वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 100 वाट। तो ये जो मैक्सिमम इसका मतलब वर्क है ये क्या है, 100 जूल होगा, ठीक है। तो ये वर्क इस पर हो रहा है रेफ्रिजरेटर पे। अब ये कितना हीट जो है सराउंडिंग को दे रहा है, ये दे रहा है एट टेम्परेचर ऑफ, जो इसका टेम्परेचर है T2 वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये जो है Q1 हीट जो ले रहा होगा ये T1 टेम्परेचर पे ले रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको यही लोअर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। और ये जो सराउंडिंग को दे रहा है, ठीक है, ये सराउंडिंग को टेम्परेचर दे रहा है जो T2 दे रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और Q2 हमको यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो W होगा ये हमारा होगा Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q1 होगा, राइट। तो Q2 हमारा हो जाएगा, W कितना है 100 है, ठीक है, प्लस Q1 कितना है 375 है। तो टोटल कितना होगा 475। तो ये हो जाएगा हमारा Q2, ठीक। तो देखो यहां से इसने हीट कितना लिया रेफ्रिजरेटर ने, 375 जूल, ठीक है। और उसने सराउंडिंग को कितना दिया, 475, राइट। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। अब जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये होता है आपका T1 मतलब लोअर टेम्परेचर अपॉन में होता है T2 माइनस T1। और इसी को हीट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये होता है Q1 मतलब लोअर जो टेम्परेचर पे हीट लिया है अपॉन में Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर आप इसको रख के इसको सॉल्व करिए। देखिए आपको Q1 आपके पास है, आपके पास Q2 है, तो T1 यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आप वैल्यू रख दो। तो Q1 है आपका 375 अपॉन में कितना होगा, Q2 आया है 475 माइनस 375, ठीक है, इज इक्वल टू आपका T1 है जो लोअर टेम्परेचर, ये हमको कैलकुलेट करना है। और हायर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कितना रखेंगे टेम्परेचर में, ये 303 केल्विन हो जाएगा, माइनस आपका T1 है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपका T1 आएगा ये आ रहा है 239.21 केल्विन, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, टोटल जो टेम्परेचर होता है 273 होता है 0 डिग्री, तो यहाँ से आपका कितना कम है वो हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर आपका। तो ये माइनस 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है, माइनस 33.8। ये आप घटा के देख लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा आपका। समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कि ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर है आपका एक तरीके से 6 मेंबर सल्फर कंटेनिंग, जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है वैसे ही यहाँ पर है। और एसीटेट हाइड्राइड है और सोडियम एसीटेट है। हीट दिया हुआ है, आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम जो है इसको देखें तो इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये इस रिएक्शन का पहले तो मैकेनिज्म जानना होगा। अगर मैकेनिज्म क्लियर है तो आप जो है रिएक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म पॉसिबल है।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, CO CO CH3, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, मतलब पार्शियली निगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वापस जाएगा, फिर से ये वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा ये ग्रुप निकल जाएगा। तो फाइनली आपका जो है इसमें इस स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक तरीके से सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। और यहाँ ऑक्सीजन जो है बाइंड कर जाएगा CO CH3 से, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो सोडियम एसीटेट है ये जो है ये एक बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो बेस यहाँ आएगा, ठीक है, सोडियम एसीटेट का, ये H+ को लेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा आपका। तो ये आपका जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा इस स्ट्रक्चर का। देखो यहाँ H निकला है, ठीक है, तो ये H रिमूव हो गया और यहाँ पर आया डबल बॉन्ड और यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो चुका है। ये जो एसीटेट आयन यहाँ पर रिमूव हुआ है ये क्या करेगा, ये फिर से आएगा, ठीक है। इसको मैं OAC लिख दे रहा हूँ, OAC माइनस। अब ये फिर से अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा, देखो ये पॉजिटिव सेंटर है, ये तुरंत अपने आप को इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर ये ग्रुप अटैक करेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके बाद का जो आपका स्टेप होगा, ये आप OCO CH3 ये ग्रुप यहाँ पर आपका जुड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो है B ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, B ऑप्शन इसकी पॉसिबिलिटी है। आप लोग भी बताइए इसमें कि इसके अगर आगे भी कुछ मैकेनिज्म पॉसिबल है तो हो सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका B प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें अगर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप देखते हो तो और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका B आंसर ही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई मैकेनिज्म होगा तो उसको हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक आपका जो है ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg के साथ, और यहाँ NH4Cl है, ये एक तरीके से आपका बफर सोल्यूशन है, ठीक है, बफर सोल्यूशन है, और वाटर है इसमें प्रेजेंट, और इसके साथ ये रिएक्शन हो रही है। देखो सबसे पहले क्या होगा, CH3 निगेटिव चार्ज है, Mg पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो जैसे ही ये अटैक करेगा ये क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज Mgi के साथ जो है बाइंड करेगा। अब फिर से क्या होगा कि ये Mgi अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा और इस रिंग को ओपन करेगा, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपका ग्रुप एक तरीके से ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट नहीं दिया है कि कितने इक्विवेलेंट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो। तो मेनली यहाँ पर जो बफर है NH4Cl, इसको साइक्लाइज से रोकने, इसको फिर से ये रिवर्स ना चला जाए, इसीलिए ये बफर सोल्यूशन लिया गया है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ CH3 का फिर से रोल हो सकता है कि वो जो है CH3 माइनस फिर से अटैक करेगा यहाँ पर, और ये O माइनस होगा, और फाइनली ये OH में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ OH होगा, यहाँ आपका CH3 होगा, यहाँ एक CH3 और होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है प्रोडक्ट होगा आपका OH। तो 1 यहाँ से काउंट करूंगा, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 4 मेंबर्ड ये हो गया, और अगर पूरा देखोगे तो 5 मेंबर्ड। तो देखो 1 आपका यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका A ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ टेक्सटाइल पॉलीमर ऑफ नायलॉन 6। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था 2018, कल नहीं परसों 2019 में ये क्वेश्चन आपके JNU में रिपीट किया था, ठीक है। तो 18 में फिर से पूछा गया है, दैट मीन्स कि ये 18 में आया था इस तरीके से, 19 में दूसरे तरीके से पूछा गया है, ठीक है।
तो टेक्सटाइल पॉलीमर है नायलॉन 6 का, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द साइक्लोहेक्सिनॉन वाया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आप जानते हो कि जो है साइक्लोहेक्सिनॉन होता है, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो H2NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनता है आपका, ये प्रोडक्ट बनता है, ये देखो NOH, ठीक है, ऑक्साइन बनता है। ये ऑक्साइन क्या करता है, एसिड के प्रेजेंस में जो है H प्लस लेकर के OH2 प्लस बन जाता है और ये ग्रुप निकल जाता है और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो ये क्या करता है, ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता है जो OH की एंटी होगा। तो आप यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल है तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि OH का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप दोनों में से किसी को भी माइग्रेट करा सकते हो, ठीक है। इन जनरल जो OH के अपोजिट होता है उसी को माइग्रेट कराते हैं, राइट। तो ये क्या होगा कि यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। तो एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, N के जस्ट डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ से काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद 6 मेंबर बना दो, 1 2 3 4 5 6 और इसको अटैच कर दो। फिर से ये इसको यहाँ पर OH को करा दो और फिर ये क्या होगा, OH डबल बॉन्ड बनाएगा, ये NH हो जाएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो साइक्लिक जो है एमाइड बनता है और बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो कि कर्टियस रीअरेंजमेंट ये सब नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ही खत्म हो गए। ब्रांच्ड लीनियर एमाइड, नहीं लीनियर एमाइड तो नहीं बनता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक एमाइड बनता है और बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है 2019 में, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको अगर याद हो तो CH3OH में पूछा था और DMF में पूछा था कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन और SN1 का किस में ज्यादा होगा, राइट। देखो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर फास्टर इन किस में, तो देखो एक तो है नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो बाकी ये दोनों तो कैंसिल है, ठीक। अब इन तीनों में मैं बता देता हूं कि देखो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपका मान लो जैसे HCN है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है H मतलब CN-, तो इसको जनरेट होने के लिए H प्लस और CN- बनेगा ना, तो ये क्या हो रहा है, पोलराइज होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होना चाहिए। अगर आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले लोगे तो ये एज सच प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ब्रेकेज नहीं होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट तो आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो यहाँ मैंने बोला था आपको कि SN2 के केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा फास्टर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है और आपका सिंपल जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर H है, यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो ये इधर से अप्रोच करता है और लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ रिमूव होते हैं, मतलब कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज स्पीसीज नहीं प्रेजेंट रहता है कि उसको जो है यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक। तो आप अगर SN2 की बात कर रहे हो तो वहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसमें रेट उसका फास्टर होगा। अगर SN1 की बात करोगे तो B ऑप्शन होगा, मतलब पोलर सॉल्वेंट होगा, लास्ट वीडियो में भी बताया हूँ, ठीक है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, ठीक है, इसका करेक्ट प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को से डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ थ्री मेन कन्फर्मेशन ऑफ 2 फ्लोरो इथेनॉल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, 2 फ्लोरो, 2 पे फ्लोरो है, इथेनॉल है, तो ये एक तरीके से हो जाएगा H2OH, ठीक है, और यहाँ 2 है तो यहाँ H2 हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसका एक तरीके से ये बनाता हूँ तो देखो ये हो गया मेरा OH, सपोज ये हो गया मेरा H, ये हो गया H। तो इसके 3 कन्फर्मेशन होंगे कि अगर हम फ्लोरीन को इसके जस्ट इक्लिप्स कर दें, ठीक है, H को इक्लिप्स कर दें, H को इक्लिप्स, तो ये हो गया मेरा इक्लिप्स कन्फर्मेशन, राइट। और दूसरा होता है मेरा कौन सा, गाउचे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका OH H OH H और F यहाँ पे रहेगा, H यहाँ पे रहेगा और H यहाँ रहेगा। तीसरा क्या होगा कि NT होगा, ठीक है,
तो एंटी में क्या होगा कि OH और H, देखो ये F एंटी होगा, H यहाँ होगा, H यहाँ होगा। तो इन जनरल जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा एंटी का स्टेबल होता है, राइट। एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद होता है गाउचे का, ठीक है। तो उसके बाद होता है गाउचे, फिर होता है इक्लिप्स का, राइट। ये इन जनरल आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब आपका जो है इस टाइप का कंपाउंड हो कि जहां पर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़ सकते हैं, तो इसलिए उस कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो यहाँ पर जो OH और F है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्शियली निगेटिव हो गया, पार्शियली निगेटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, गाउचे की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन एंटी वाले में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। देखो इक्लिप्स में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इक्लिप्स में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का आपका ऑर्डर होगा, ये सबसे ज्यादा जो है गाउचे का होगा, मतलब गाउचे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद होगा आपका एंटी, राइट, फिर होगा आपका इक्लिप्स। तो ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक। तो देख लो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो गाउचे में सबसे ज्यादा है, फिर एंटी है, फिर इक्लिप्स है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया है अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टाइट्रेशन विद KMnO4 solution in the presence of H2SO4. The titration gives unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl because HCl. तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब H2SO4 के साथ ऑक्जेलिक एसिड रहता है, तो ये मेनली आपका ऑक्जेलिक एसिड है, और यहाँ पर KMnO4 होता है, और ये H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करता है कि देखो ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या काम करेगा, इसका फंक्शन है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा और वाटर में कन्वर्ट करेगा, राइट। और आपका जो है कि इसके साथ जो यहाँ पर H2SO4 है, इसके साथ पोटेशियम मिलकर के K2SO4 प्लस MnSO4 बना लेगा, ठीक है, K2SO4 प्लस MnSO4। ये मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये इतने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है जब ये ऑक्जेलिक एसिड है। अगर यहाँ HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl के प्रेजेंट में क्या होता है कि ये MnO4 Mn2 में न जा करके ये खुद को क्या करता है कि यहाँ से मतलब इसको Cl2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस कर लेता है ये Mn2 प्लस में, ठीक है। मतलब ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से इसको मतलब ये खुद को रिड्यूस कर लेता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को कन्वर्ट कर देता है Cl2 में, राइट। ये इसको Cl2 में कन्वर्ट करके और खुद जो है Mn2 प्लस में चला जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्जेलिक एसिड टू द क्लोरीन, ये नहीं होगा। ऑक्जेलिक एसिड बोल रहा है ना, ऑक्जेलिक एसिड से नहीं होता है। फॉर्मिस H+ आयन इन एडिशन टू फॉर्म द ऑक्जेलिक एसिड, ये भी नहीं है। रिड्यूसेस पर मैग्नेट टू Mn2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि Mn2 प्लस को यहाँ देखो Mn+7 स्टेट में है, तो +7 में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn2 प्लस में चला जाएगा। तो एक तरीके से देखो HCl को ये ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन HCl इसको रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या करता है कि when carried out in presence of HCl because HCl reduces permanganate to Mn2+। तो करेक्ट आंसर इसका C है। अगला क्वेश्चन है आपका द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द रेनियम 2Cl2- एंड 4-। तो देखिए इसको कैसे आप करोगे, इसमें सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो 2x - 8 इज इक्वल टू क्या होगा, -2। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 - 2। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया +3। यहाँ पे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x - 8 इज इक्वल टू -4। तो 2x इज इक्वल टू हो गया आपका 8 - 4, तो ये आएगा 4। तो x इज इक्वल टू +2 हो गया। तो यहाँ आया +3, यहाँ आया +2।
इसके बाद देखो मैं इसका सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊंगा करने का, कैसे करना है। पहले आप ये देखो कि रेनियम जो है मैग्नीज फैमिली का है, Mn, ठीक है, TcRe यही है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसी के सिमिलर होगा, तो 4s2 और 3d5 यही होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो कितना बचेगा, d4 सिस्टम होगा। तो एक मेटल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 मेटल के लिए कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो कैसे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है यहाँ ऑर्बिटल की फिलिंग करनी होती है। तो दोनों तरफ रेनियम मेटल होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है बॉन्डिंग होती है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। तो ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देखो सिग्मा पहले भरते हैं, फिर उसके बाद होता है पाई। तो जैसे आपका होता है ना पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, तो ऐसे ही पाई में 2 ऑर्बिटल होते हैं, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई टाइप का, ऐसे जो होता है ना वो है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया। इसके बाद होता है डेल्टा बॉन्डिंग। तो ये जो है डेल्टा बॉन्डिंग होता है। देन आपका इसका जो है एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये होगा डेल्टा स्टार वाला, और इसके ऊपर होगा जैसे पाई स्टार का, ठीक है, पाई स्टार का होगा, फिर यहाँ भी 2 ऑर्बिटल होंगे, फिर इसके ऊपर होगा सिग्मा स्टार का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ना, ये मेटल के ही ऑर्बिटल है, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, यही सब है, ठीक। तो सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। तो 2 यहाँ हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, और ये 8 हो गया। तो देखो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर जो निकालना होगा, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आया आपका 4। जबकि दूसरा जब +2 का निकालोगे तो +2 में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो वहां पे क्या होगा, D5 सिस्टम होगा। तो D5 में क्या होगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ डेल्टा एंटी बॉन्डिंग में आएगा। तो जब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गए, 8 माइनस आपका 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 2 हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 3। तो इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, जबकि इसके लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर 4 आया, ठीक है। तो ये बेसिक जो है यहाँ पर डिफरेंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका C होगा, बॉन्ड ऑर्डर 4 और 3 होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। देखो जैसे यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल कौन है, ये मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे DZ² जो ऑर्बिटल होता है ना, ये दोनों सिग्मा ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पाई कौन बनाएगा, तो ये होगा जैसे तुम्हारा DYZ और DXZ, ये जो है पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। इसके बाद डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है, तो डेल्टा ऑर्बिटल जो है वो DXY और DX² माइनस Y²। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑर्बिटल जो है आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो ये ऑर्बिटल होगा। एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है ना कि जैसे पाई ऑर्बिटल बनता है, तो पाई बॉन्डिंग मान लो जैसे इसके लेटरल ओवरलैपिंग से बनती है, तो इसमें क्या होता है, 2 पाई बॉन्डिंग होता है, एक यहाँ से होता है, एक परपेंडिकुलर से होता है, समझ रहे हो, इस टाइप से। तो ये 2 ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डी का देखो क्वेश्चन की बोरेक्स इज कॉमनली रिटन एज Na2B4O7 4s2, बट स्ट्रक्चरली इट इज रिलेटेड टू अ बोरेट, द फार्मूला ऑफ रेलिवेंट बोरेट। तो देखो ये जैसे बोरेट है, तो सिंपल आपका बोरेट का जो है यही बोरेट है, जैसे ये Na2 लिखा है, तो ये आपको समझ लो 2 आयन इस पे जो है प्रेजेंट है। तो मेनली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हो ना, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ बोरान, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ बोरान, ठीक है, इस तरीके से आप बना दो। एक बोरान पे O- लगा दो, यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे O से जब जोड़ोगे तो ये इस तरीके से जुड़ेगा कि B, ठीक है, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो टोटल हो गया B4 1 2 3 4, ठीक है, और O7 होना चाहिए, तो O7 हो गया आपका, काउंट कर लो। और यहाँ 2 Na+ है, यहाँ पे भी Na+ है, तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो B4O7 2- इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन देखो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिगेंड M3N एंड M3P, ठीक है, द मेटल आयन ऑफ बेरियम 2+ एंड पैलेडियम 2+। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपल समझना है कि यहाँ नाइट्रोजन डोनर है,
तो नाइट्रोजन जो अगर किसी लिगेंड में डोनर है तो वो हार्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे फास्फोरस डोनर है तो वो सॉफ्ट है। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर सॉफ्ट होता है, ऑक्सीजन जो है हार्ड होता है। मेटल देखो यहाँ पर क्या है, बेरियम प्रेजेंट है, साइज छोटी है तो ये हार्ड होगा, ठीक है। पैलेडियम साइज बड़ी है तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कौन किसके साथ कंबाइन करेगा। तो पैलेडियम कंबाइन करेगा पीबी के साथ, मतलब फॉस्फोरस के साथ, जबकि M3N कंबाइन करेगा बेरियम 2+ के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, the binding is stronger for M3N with the barium 2+ and M3P with the palladium 2+। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको ये निकालना है। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस आप जानते हो, मतलब जैसे वो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती है, पजांस रूल पे। तो कैटायन के लिए होता है चार्ज अपॉन में साइज, ठीक है। चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा वो सॉफ्ट होगा। अच्छा, ये 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी इसका आंसर जो है मिल नहीं रहा है एग्जैक्टली, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन के। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर 298 केल्विन, दिया हुआ है सिंगल इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो पहले केस में है मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, आयरन से आयरन 2+ में इतना है। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, वन कैन इन्फेयर फ्रॉम एबव। अच्छा, तो देखो जिंक कैन रिड्यूस बोथ Mg2+ एंड आयरन 2+। तो देखो जिंक जो है इन बिटवीन है, तो ये जो है बोल रहा है कि जिंक कैन रिड्यूस। तो जिंक अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा दैट मीन्स खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो जिंक क्या होगा, जिंक 2+ में जाएगा, ठीक है। तो तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। जो दूसरा होगा, मान लो जैसे मेरा आयरन है, ठीक है, तो आयरन 2+ है, +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो जाएगा आयरन में। तो अब यही चीज समझनी है आपको। देखो तो यहाँ पर Mg2+ जो है ये जिंक से ऊपर है, तो मतलब Mg की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, Mg2+ बनाने की, वो जिंक से ज्यादा है, ठीक है। तो जिंक कैन रिड्यूस बोथ, ये गलत बात है, मतलब Mg को नहीं कर सकता है, Mg की टेंडेंसी जिंक से ज्यादा है। आयरन कैन रिड्यूस बोथ, ये भी गलत हो गया, समझ में आ गया आपको। Mg कैन रिड्यूस बोथ जिंक 2+ एज वेल एज आयरन 2+, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो मैंने अभी बोला कि Mg की टेंडेंसी जो है ज्यादा होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। ये खुद को +2 स्टेट में ही स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसकी टेंडेंसी है कि ये +2 स्टेट में ही रहने की कोशिश करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये दूसरों को रिड्यूस बहुत ही इजीली करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा, तो दोनों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला ऑप्शन अगर मैं पढ़ूं तो Mg कैन रिड्यूस जिंक 2+ बट नॉट आयरन 2+, गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख ले आप, रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, सिंपल समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द हाफ रिएक्शन MnO4- +8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल है, इसमें आप देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया इस रिएक्शन के लिए। इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ MnO4- और इसका इतना दिया है 100, देन द रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल इस रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो। तो E = क्या होगा, E0 - 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गई। अब होगा लॉग ऑफ, क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन, तो Mn2+ हो जाएगा। तो Mn2+ डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखो वाटर का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, लिक्विड में है मतलब, तो इसका होगा और इसका होगा, दो हम लेना पड़ेगा। MnO4- का कंसंट्रेशन इंटू H+ का ⁸ होगा, राइट। अच्छा, अब देखो कि आपके पास जो है रेशियो दिया है MnO4 से Mn2+ का, मतलब हमको कन्वर्ट करना होगा MnO4- अपॉन में Mn2+ में, राइट, ये करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको जस्ट ये इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब इस क्वांटिटी को Mn2+ को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा MnO4- से,
और Mn2+ से, राइट। तो ये हो जाएगा। तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ, अब देखो ये मेरा होगा 1 में MnO4 माइनस डिवाइडेड बाई मैं Mn2+ कर दूंगा, और इसी का रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है 100:1, तो ये मेरा 100 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूंगा इंटू H+8, राइट। तो ये H+ की पावर 8 है। तो सिंपल आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको जो है E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 5, अब देखो ये log 1 हो जाएगा, ठीक है, तो log 1 हो गया 0 माइनस आपका जो log होगा ये पूरी क्वांटिटी होगी नीचे वाली, तो log ऑफ 100 होगा, ठीक है, इनटू माइनस आएगा फिर से log ऑफ H+, तो मतलब 8 को मैं बाहर लूंगा, ठीक है, 8 इंटू लॉग ऑफ H+, यही है ना। अब log ऑफ माइनस log H+ बराबर PH हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻², तो 2 माइनस इधर कर दो, ठीक है। तो ये आपका पूरा इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है फर्स्ट ए वाला, ठीक है, 1.86 वोल्ट। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है, ये आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं। प्रोसेस यही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जो है प्रोसेस सेम रहता है लेकिन आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, तो इसलिए जरूर चेक कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखो यार, CFSC के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखो आयरन है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले +3 स्टेट में है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होता है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा मेरे पास, अगर मैं लूँ तो 3d5 बचेगा। देखो Cl जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब इसको पेयरिंग करा देगा, तो T2G में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका हो गया, मान लो यहाँ से स्प्लिटिंग हुआ है तो ये मैं Eg दे दे रहा हूँ, ये T2G हो गया। अब ये जो होगा ये क्या होगा -0.4 होता है वेरी सेंटर से, ठीक है, और ये ऊपर 0.6 होता है डेल्टा में अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो -0.4 डेल्टा O इसके लिए होता है, एक के लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 5 इंटू -0.4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2.0 डेल्टा आ गया। ऐसे ही आप इसके लिए निकाल लो, तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, कोबाल्ट इन +2 मतलब D7 होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो मतलब पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो अगर आप नीचे रखोगे तो -0.4 डेल्टा O इंटू कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा -2.4 माइनस इसमें से हो जाएगा 0.6, तो ये आएगा -1.8, ठीक है, डेल्टा O। इसके बाद ये वाला आ जाओ, अब ये देखो जो है रोडियम है, तो कोहिमा RH, ठीक है, तो ये रोडियम जो कॉम्प्लेक्स है चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा इसका जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये रोडियम +3 स्टेट में है, मतलब ये D6 लो स्पिन होगा। तो लो स्पिन में अगर आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये माइनस होगा 0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगर देखा जाए तो ये होगा -0.24 डेल्टा, राइट। तो ये होगा, अगर आप यहाँ पर निकालोगे CONH3 6 3+ में, तो यहाँ पर भी सेम आएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट। कोबाल्ट सबके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है +3 स्टेट में, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड भी हो, अगर वाटर भी होगा तब भी वो लो स्पिन बनाता है, लेकिन हेलोजेन के था तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह नहीं काम करता है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है अगर हेलोजेन होगा तो, ठीक। तो यहाँ अमोनिया है तो अमोनिया के साथ ये स्ट्रॉन्ग तरह काम करेगा, तो -2.4 डेल्टा O आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो कि जब आप 3D से 4D में जाते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है कि CFSC 10 से 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, 20% इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगा, मतलब ये जब मेटल की साइज बढ़ेगी ना ऑर्बिटल की,
तो ये क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो जो ये स्प्लिटिंग होती है T2 से ईजी में, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मेनली स्प्लिटिंग जो है आपका इसके केस में, थर्ड के केस में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक बी है एक डी है, तो थर्ड का ऑप्शन सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो आपका देखिए सबसे ज़्यादा CFSC है, अगर किसी में स्प्लिटिंग हुई है तो वो है आपका कोबाल्ट डी, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन को ये लोग जो है लास्ट में रख रहे हैं, तो ये जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है अगर आप देखोगे तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थर्ड की जो CFSC है ये सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद होगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। देन आप देखो कौन सा होगा, फिर आपका होगा आयरन का, तो फर्स्ट होगा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद होगा आपका सेकंड वाला, ठीक। तो ये आपकी ऑर्डर होगी मेनली यहाँ पर CFSC की अगर देखी जाए तो, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, आप चाहे तो चेक कर लो। अगर आप फोर्थ को भी ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि इन देखो 3D से 4D में जाने में CFSC भाई इंक्रीज करती ही करती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर ये बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो है CFSC थर्ड का होगा, इसके बाद फोर्थ होगा, देन आपका फर्स्ट है, देन आपका सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखो कि मैच द मेटेलोप्रोटीन शोन इन द कॉलम ए विद इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन एंड मेटल सेंटर। तो देखो यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, बॉडी में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, पता है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और यहाँ जो मेटल प्रेजेंट होता है वो आयरन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या काम करता है, ये CO2 को कन्वर्ट करता है H2CO3 में इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो जिंक होता है इसके साथ आपका OH होता है, और यहाँ पर आपके 3 इमिडाजोल रेसिड्यू होते हैं, तो ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक। तो कन्वर्जन ऑफ CO2, ठीक है, टू H2CO3 एंड मेटल होता है जिंक। और उसके बाद विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल होता है, ठीक है। और ये जो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन देते हैं, तो ये जो है ग्रुप ट्रांसफर मतलब एक तरीके से देखो CH2 और यहाँ पर CH2OH है, तो मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ X ले रहा हूँ, यहाँ Y ले रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं कि इसको यहाँ भेज देगा, इसको यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो ये मेनली ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका है। उसके बाद हीमोसियानिन है, ये भी देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो है मेटल जो प्रेजेंट होता है कॉपर होता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है, राइट। तो आप देख लो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट का आपका जो है बी होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में बी जो है एक यहाँ पर मैच कर रहा है, एक यहाँ मैच है, एक यहाँ। इसके बाद एफ है, सेकंड का एफ है, देख लो आप, सेकंड में जो है आपका एफ मैच कर रहा है, तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये खत्म हो गया, अब ये बचा। थर्ड में देखो विटामिन B12 का जो है डी आंसर है, विटामिन B12 का डी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसके बाद फोर्थ का हीमोसियानिन है, ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, स्टोरेज की तरह नहीं काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट, ठीक। तो ये होगा, ये ई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन स्टोरेज और कॉपर, इस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 and K2Cr2O7 is heated in a dry test tube, gives off deep red vapor of A. This vapor A dissolves in aqueous NaOH and turns it into yellow solution, which upon treatment with AgNO3 form a brick red precipitate. तो देखो क्या होता है कि यहाँ जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये क्रोमिल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2 बनता है, इसके रिएक्शन से जो मिक्सचर का रिएक्शन है NaCl H2SO4 के साथ जब K2Cr2O7 का साथ कराते हैं, इसके बाद जो है ये जो इसको दिस वेपर ए डिजॉल्व इन एक्वस NaOH, तो जब इसको हम NaOH में डालते हैं बेस के साथ रिएक्शन करके, ये बनाता है CrO4 2-, ठीक है। तो इसका येलो सोल्यूशन बनेगा, हाँ, तो इसका सोडियम ये जो है इसका साल्ट होगा Na2CrO4, ये जो है येलो होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं,
विच अपॉन ट्रीटमेंट विद AgNO3, और यहाँ पर इसको AgNO3 के साथ जब ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर क्रोमेट का, ठीक है, CrO4 2-, ठीक। तो ये एक तरीके से देखो यहाँ पर है Ag+ और ये है 2-, तो इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो Ag2CrO4 ये बनेगा आपका कंपाउंड, ठीक है। तो आप देख लो आपका जो A है वो ये होगा और B आपका ये होगा। ऑप्शन में देखो CrO2 Cl2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं है दोनों, तो ये दोनों नहीं मैच करेगा। यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा है। आप बी ऑप्शन में देखो CrO2 Cl2 मैच कर रहा है लेकिन AgCrO4 दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है ये चार्ज बैलेंस नहीं किया है, ये एक्चुअली Ag2CrO4 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यही डी होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, Ag2CrO4 होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन, कंसीडरिंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल गाइड द वैल्यू ऑफ n इन द कॉम्प्लेक्स। तो देखो भाई मैग्नीज है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4s2 3d5, तो टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस आपके C2H4 क्या करता है 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यही है ना, तो ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2। इसके बाद कोबाल्ट कितना ऐड करोगे कि ये जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो 7 और 2 9, और 9 और प्लस अगर यहाँ 10 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है तो आ जाएगा 80। तो आपका इसका मतलब 5 जो है CO लेना होगा, तो CO का वैल्यू आ जाएगा 5। तो आप देखो 5 वाला 2 ऑप्शन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक में वैल्यू 10 रख के चेक कर लो, एक में 4 रख के चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ जब आप चेक करोगे देखो आयरन जो है 4s2 3d6, तो टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 × 4, ठीक है, प्लस आपके पास देखो 𝜂5 है, तो 𝜂5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देगा, एक जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, प्लस कार्बोनिल का कितना दोगे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 20 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 32 हो गया, प्लस अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो 10 × 2, एक कार्बोनिल 2 देगा तो 20 होगा, 20 40 हो गया, प्लस 32 72 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा आपका 18, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिएक्शन, ये दिया है 2 रिएक्शन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ है, पूछ रहा है कि ये क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक होता है आउटर स्फीयर ट्रांसफर, ठीक है। आउटर जैसा कि आप नाम ही सुन रहे हो कि यहाँ आउटसाइड पे आप रहोगे खड़ा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इनर का मतलब हो रहा है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा, गेट के अंदर जाओगे तभी ट्रांसफर होगा। तो सिंपल है, आपको देखो जब आप गेट के अंदर जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि एक आदमी चाहिए भाई दूसरे आदमी से बात करने के लिए, तो यहाँ पर एक ब्रिजिंग लिगेंड चाहिए होता है। तो ये जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है ये इनसे बात कराता है कि थर्ड पार्टी से बात कराएगा कि भाई ऐसा है कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप दे सकते हो क्या, तो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरीके से हो गया ये इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन आउटर में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते रहते हैं और इनको पता रहता है कि हाँ भाई मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, और ये अगर इसके पास कैपेबिलिटी रहेगी तो ये बोलेगा हाँ ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो इसमें कोई बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती है, ठीक। तो ये मैं लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो वहाँ ब्रिजिंग लिगेंड जैसे Cl हो सकता है, OH हो सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है तो समझ लो कि आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर से जाएगा, ठीक है, इनर स्फीयर। हाँ तो ये जो मैकेनिज्म है आपका देखो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, जबकि अगर कोई लिगेंड में चेंजेस नहीं है, ठीक है, जहां दोनों साइड सेम लिगेंड है, तो वो क्या होगा आउटर स्फीयर होगा, कि कोई आपका लिगेंड में चेंजेस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका मेनली आउटर स्फीयर, ये हो गया इनर स्फीयर। तो पहला जो है फॉलो करेगा इनर स्फीयर मैकेनिज्म और सेकंड फॉलो करेगा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, क्लियर है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो बेसिक डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला देखो कॉम्प्लेक्स है, पूछ रहा है ये आयरन का फेनेंथ्रोलीन है, यहाँ पर वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है।
तो देखो शुरू के केस में जो है इसका जो फिनंथ्रोलिन है जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पर एन होता है, यहाँ एन रहता है इससे, ठीक है। इस टाइप से ज्वाइंट रहता है, ये देख लेना। इस स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो नाइट्रोजन डोनर एटम रहते हैं। मेनली मेरे समझाने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेना, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इसमें दो नाइट्रोजन एटम डोनर होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये 4 वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होगा, ठीक। तो ये हाई वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो क्या होगा कि आयरन 2+ है, मतलब 4s2 3d6 है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो d6 होगा, और वो भी हाई स्पिन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इसमें भी क्या होता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लगने की वजह से क्या होता है कि ये आपका मतलब फिर से हाई स्पिन रहता है। अभी भी ये लो स्पिन में नहीं कन्वर्ट होता है। तो जब भी हाई स्पिन में जाएगा तो क्या होगा, फिर से वही होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ये तीनों जो है फिनाइल ग्रुप आ जाते हैं तो ये क्या होता है, लो स्पिन में चला जाता है, ठीक है। आयरन +2 लो स्पिन में चला जाता है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आयरन 2+ में ये जो है पेयरिंग करा देता है, हाँ। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और ये होगा डायमैग्नेटिक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि प्रिडिक्शन करना है पीके वैल्यू ऑफ द ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो देखो जो भी आपके जैसे ऑक्सी एसिड है, चाहे HbRO3 है, ठीक है। इसके जो एसिडिटी है ये लगभग HClO4 जैसे है। तो इनका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +6 है, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो -6 + 1 यहाँ से है, ठीक है, और +x मान लो, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका +5, यहाँ पर +5 है, जबकि यहाँ पे +7 है। तो ClO4- जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, मतलब इन सब में, ठीक है। तो H2SO4 से भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो Ka वैल्यू होगा वो HClO4 के लिए होगा। सबसे कम Pk वैल्यू जो होगा वो HClO4 के लिए होगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, -7। तो या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद देखो H2SO4 भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए भी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, Pk वैल्यू कम होगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये भी क्या होगा कि आपको देखो -3 होगा, मतलब -2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पता है तब भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। मान लो यहाँ पर भी आपने सेम चला, यहाँ पर भी सेम चला। अब इसके बाद जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो देखो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होने की वजह से इसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ 13 पहुंचा दिया है, ठीक है। ये जो कि होता है एसिटिक एसिड के आसपास, हाँ, मतलब बहुत ही वीक एसिड होगा। तो ये आपका ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और HbRO3 जैसे हमने बोला कि आपको जो है ऑक्सी एसिड जो भी होते हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। तो ये इसमें मैंने पूरा 2018 तक के आपके क्वेश्चन को कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों को हो सकता है मेरे चैनल को शेयर करिए, और खुद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और उसको जो है उसका बेनिफिट लीजिए। सो थैंक यू सो मच।